हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्धचालक के बारे में। ठीक है, जैसा कि चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, अध्याय 14वां पढ़ रहे हैं। सिलेबस के हिसाब से आखिरी चैप्टर होगा, जिसमें है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियां, सरल परिपथ, सर्किट के बारे में। कहने का मतलब इसके अंतर्गत हम अर्धचालक का पूरा डिटेल पढ़ेंगे, क्या होता है, इनका महत्व क्या है, ठीक है ना, इनका प्रयोग क्यों काफ़ी होने लगा है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्यों है। इसके अंतर्गत हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे और गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जितना आजकल डिजिटल जो चल रहा है, डिजिटलाइजेशन जो हुआ है, पुरानी जो परंपरागत चीज़ें जो चली आ रही थी, उनको हटा करके इन युक्तियों का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसमें आता अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है ना। तो हम लोग आज सेमीकंडक्टर्स का एक इंट्रोडक्शन करेंगे। एक छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि इसका महत्व क्या है, योगदान क्या है। ये जो हम लोग पीछे निर्वातित जो नलिकाएं होती थी, जिसको हम वाल्व, ट्रायोड वाल्व, डायोड वाल्व, टेट्रोड, ये सब जो पढ़ते थे, कैथोड रे किरण कंपनदर्शी है, इन चीज़ों को रिप्लेस करके इसका महत्व कैसे हो गया, वो क्यों ज़्यादा विश्वसनीय नहीं थी, वो हटा दिया क्यों, उनके स्थान पे इनका प्रयोग किया जाने लगा, उनमें क्या कमियां थी, उनकी कमियां पढ़ेंगे और इनकी अच्छाइयाँ पढ़ेंगे आज। फिर हम लोग मेटल, नॉन मेटल, मतलब कहने का मतलब मेटल मतलब चालक, अर्धचालक, कुचालक के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, और भी कंडक्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता और चालकता के आधार पे पढ़ेंगे। फिर अर्धचालकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि धात्विक चालक कौन होते हैं, कार्बनिक अर्धचालक, धात्विक अर्धचालक, कार्बनिक अर्धचालक, अकार्बनिक अर्धचालक। ठीक है ना, उसमें वो क्लासिफिकेशन करेंगे कि किसका उपयोग आगे आजकल हो रहा है। ठीक है ना, पहले के कैथोड किरण कंपनदर्शी सिस्टम से जो टेलीविज़न होते थे उसमें होता था, निर्वात नलिकाओं का उपयोग होता था, तो बहुत सारी उसमें बुराइयां थी। धीरे धीरे उसका सुधार हुआ। अब सारे डिजिटल जो उपकरण आ रहे हैं वो सब सेमीकंडक्टर पे आधारित हैं, जिसका अब एलसीडी आ गया, जहाँ पे टेलीविज़न थे बड़े बड़े भारी भारी, अब क्या होता है, एक एलसीडी आ गया, एलईडी आ गया, सारी चीज़ें। पहले बल्ब होता था जो 100 वाट का। मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं, डिजिटल उपकरण जो आ रहे हैं, जो सेमीकंडक्टर्स पे आधारित हैं, वो बहुत मानों में अच्छे हैं, है ना। एनर्जी लॉस बहुत कम होता है, शक्ति बहुत कम लेते, कम वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं। ठीक है, विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा होती है, साइज में छोटे होते हैं, अधिक दिनों तक चलते हैं। पहले 100 वाट का बल्ब होता था, महीनों भर चलता था, फ्यूज। अब एलईडी आया, एलईडी के बाद एलईडी आ गई, है ना। सीएफएल आए, इसके बाद एलईडी आ गई। ठीक, तो धीरे धीरे जो है सुधार होता गया, और हम जो है उनका उपयोग जो है धीरे धीरे जो है पुरानी चीज़ों में सुधार होगा गया, और नई टेक्नोलॉजी उभर के सामने आई। वो सारी चीज़ें अर्धचालक मटेरियल पे डिपेंड है। तो इन चैप्टर में हम अर्धचालक को ही सेंटर रख करके सारी चीज़ पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर हो चाहे आगे गेट हो, ठीक है, सब इसी पे डिपेंड है। ठीक, तो पहले हम एक कॉमन डिफिनीशन लिख लेते हैं कि अर्धचालक होता क्या है। हालांकि आप लोग जानते भी हैं कि अर्धचालक क्या होता है, ठीक है ना। तो अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ, मटेरियल, मतलब कि वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जिनकी चालकता, चालक व अर्धचालक, चालक व कुचालक, इंसुलेटर, कुचालक के बीच में होती है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। सेमीकंडक्टर्स मतलब वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी किसके बीच होती है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होती है। ठीक है ना।
चालक मतलब सभी धातुएं, जिसमें आएगा लोहा, कॉपर, चांदी, ये सारी चीजें आएंगी। कुचालक में आपका आएगा डायमंड है, हीरा है, ग्लास है, रबर है, लकड़ी, अब्रक, सब चीजें आएंगी, तो इनके बीच में होती है। ठीक है। बात ये आती है कि क्यों सेमीकंडक्टर्स का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि देखिए कि यो एक मेटल होता है, यहाँ पे जैसे कि ये मेटल है, यानी कंडक्टर है, एक तरह से चालक पदार्थ। तो इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। अर्धचालक में एक जादू की तरह चीज होती है, अभी हम देखेंगे। जैसे कि इसमें अगर मान लीजिए कि करंट अगर इधर से आ रही है, चालक है वो करंट को जाने देता है, तो श्योर है कि अगर करंट इस साइड से इस साइड जाएगी तो ये भी श्योर है कि करंट इस साइड से इस साइड भी जाएगी। उसी तरह से जो कुचालक पदार्थ होते हैं उसमें अगर करंट इस साइड से इस साइड नहीं जा रही, यानी कि इसमें जो करंट है तो जरूरी है कि इस साइड से इस साइड भी नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है कि चालक करंट को फ्लो होने देता है। अगर हम पीछे की बात करें, वैद्युत चालन में हम लोग डिटेल में पढ़े, तो अगर करंट इससे पास होती है तो इधर से इधर भी जाएगी, तो ये निश्चित है कि इधर से इधर भी आएगी। उसी तरह कुचालक करंट को अगर नहीं जाने देता है, तो जब करंट इधर से इधर भी नहीं जाएगी तो ये निश्चित है कि इधर से इधर भी नहीं जाएगी। लेकिन सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल है जिस पे हमारा कंट्रोल है, यानी कि इस मटेरियल में ऐसा है, इस पे हमारा नियंत्रण ये है कि हम चाहेंगे तो इसमें करंट बहेगी, अगर नहीं चाहेंगे तो करंट नहीं बहेगी। कितनी मात्रा में करंट बहेगी, कितनी मात्रा में नहीं बहेगी करंट, ये सब हमारे ऊपर इसका कंट्रोल है। मतलब कि इसमें क्या था कि करंट बह रही है इस साइड से, तो इस साइड से भी बहना श्योर है। इसमें करंट नहीं बह रही है इस साइड से, तो इस साइड से भी नहीं बहेगी। यानी कि इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इस पे नहीं कंट्रोल है। अगर करंट ये बाहर आए डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन में भी जाएगी। ठीक है ना। और इसमें अगर करंट इस साइड से नहीं बह रही है तो इस साइड से भी नहीं बहेगी और हम बहा भी नहीं पाएंगे। ठीक है ना। लेकिन इस पे हमारा कंट्रोल है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। इसमें आप जितना चाहे उतना करंट बहा सकते हैं, इसमें करंट बहा ही नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते हैं कि आप करंट बहा लें, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक ऐसा मटेरियल है जिसमें आपका इसका नियंत्रण अपने पास होता है। आप चाहेंगे तो इससे करंट बहेगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं बहेगी। आप जितनी मात्रा में करंट चाहेंगे बहेगी, है ना। ये अपने ऊपर होता है, एक जादू वाली चीज है एक तरह से। और एक चीज इसमें और है कि अगर इसमें करंट एक डायरेक्शन से जा रही है तो कोई जरूरी नहीं है कि इस डायरेक्शन से भी करंट जाए, है ना। यानी कि एक ऐसा मटेरियल है कि जिसमें करंट आप केवल एक डायरेक्शन से बहा सकते हैं, दूसरी डायरेक्शन से नहीं बहा सकते। यानी कि सारा कंट्रोल जो है कंडक्टिविटी का वो अपने ऊपर, मतलब आप अपने से नियंत्रित कर सकते हैं इस मटेरियल के अंदर। ठीक है ना। इस मटेरियल में सारी कंडक्टिविटी जो है आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। आप जितना करंट भेजेंगे उतनी जाएगी, जिस डायरेक्शन से भेजेंगे उसी डायरेक्शन से जाएगी, विपरीत डायरेक्शन से नहीं आएगी। ठीक है ना। तो ये वाला जो कंट्रोलिंग है इसके अंदर कि हम अपने मन मर्जी के हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं, तो इसीलिए इसका उपयोग आजकल जो है बहुत ही बहुतायत में किया जा रहा है। डिजिटलाइजेशन जो हुआ है आज एक तरह से टेक्नोलॉजी में, वो इसी की देन है। और सारी टेक्नोलॉजी आज सेमीकंडक्टर्स पर आधारित चल रही है। हालांकि ये सारी चीजें जो है पहले भी हो रही थी, अभी हम लोग बात करेंगे कि ये सारी चीजें ना इसमें होती है ना इसमें होती है। ये सारी चीजें जो सेमीकंडक्टर्स की हम बात कर रहे हैं,
इस पे आधारित जो टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है, जो भी टेक्नोलॉजी उठा लीजिए, टेलीविजन हो, मोबाइल हो, सारी सब सेमीकंडक्टर्स पे आधारित है। ये वाली प्रोसेस जो पहले भी चलती थी, ठीक है ना, यानी कि जब इसकी खोज नहीं हुई थी 1930 की पहले की बात करें तो भी ये प्रोसेस होता था। डायोड वाल्व आप रख लीजिए, ट्रायड वाल्व रख लीजिए, टेट्रोड रख लीजिए, उसमें भी आप अपने का जो करंट का कंट्रोल था, हम जितना चाहें उतना ही करंट दें, जितना चाहें और करंट जितना चाहें उतना दें, ठीक है ना, और न चाहें तो न दें, और करंट जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहा सकते थे, दोनों डायरेक्शन से नहीं। तो उसका उपयोग पहले करते थे ट्रायोड बाल में और डायोड बाल में। टेट्रोड जो होता है जिसमें 4 पैरामीटर्स होते थे, डायोड बाल में 2 पैरामीटर्स होता था, टेट्रोड में 3 पैरामीटर्स होते थे। ट्रायोड बाल्ब, बाल्ब इसलिए उसको कहा जाता है, वाल्व का मतलब होता है कि एक डायरेक्शन में जाने देना और वापस नहीं आने देना, यानी यूनि डायरेक्शनल में जाने देना। जैसे कि ट्यूब जो होती है जिससे हम लोग हवा भरते हैं, कहने का मतलब है कि वो टायर में जो हवा भरते हैं ना, तो उसमें वाल्व लगा होता है। वाल्व का काम होता है कि हवा को तो टायर के अंदर जाने देता है, ट्यूब के अंदर, लेकिन वापस नहीं आने देना, इसीलिए उसको वाल्व कहा जाता है, डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, ठीक है। तो आखिर में हम एक कुछ बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंस है, लेकिन कुछ सीमित इम्पोर्टेंस हम बात करेंगे कि क्यों सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अभी हमने बताया इस पे हमारा कंट्रोल होता है। सेमीकंडक्टर इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस पे हमारा कंट्रोल होता है, हम इसमें जितनी चाहे करंट बहा सकते हैं, ना चाहे तो न भी बहा सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार करंट बहा सकते हैं और यूनिडायरेक्शनल बहा सकते हैं, यानी एक दिशा से करंट जाएगी तो दूसरी डायरेक्शन से करंट नहीं आएगी। लेकिन ऐसे इनमें क्या है, जो चालक और कुचालक, इसमें तो करंट बहेगी नहीं, इसकी बात ही खत्म। इसमें ऐसा कोई नियंत्रण नहीं होता जो इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है कि करंट की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें ये श्योर है कि अगर चालक में एक डायरेक्शन में करंट जा रही है तो विपरीत डायरेक्शन से भी करंट आना ही आना है, ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, 2 महत्वपूर्ण क्या चीज़ें हैं इसमें, इसलिए इसका ज़्यादा उपयोग है। हालांकि उपयोगिता तो आगे हम लिखेंगे, इससे बहुत चीज़ों में उपयोग है, लेकिन 2 उपयोगिता इसकी ये है कि ये चार्ज कैरियर को कंट्रोल कर सकता है ना। इसके द्वारा हम लोग चार्ज कैरियर का मतलब होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे चार्ज कैरियर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और होल। अभी होल का कॉन्सेप्ट आएगा, आप नया आपके सामने ये नया होल कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो आगे आएगा। तो अर्धचालक क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, कि यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं आप कि अर्धचालक का महत्व विशेष रूप से निम्नलिखित, अर्धचालक का महत्व विशेष रूप से निम्नलिखित 2 कारणों से होता है, पहला कारण है कि पहला कारण यह है कि जो चार्ज कैरियर है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। इसमें आवेश वाहकों में जिसमें आएगा इलेक्ट्रॉन और होल, आवेश वाहकों इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन और होल। अभी होल का कॉन्सेप्ट आप आगे पढ़ेंगे, को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा आप पढ़ेंगे कि
इसमें जो है यूनिडायरेक्शनल करंट बहती है। एक चीज ये भी लिख सकते हैं कि नियंत्रित का कहने का मतलब है कि इसकी जो कंडक्टिविटी है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब इसकी चालकता को अर्थात इसकी चालकता को नियंत्रित किया जा सकता है। इसकी चालकता को क्या किया जा सकता है? नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरी चीज यह है कि ये एक बाल की तरह काम कर सकता है। इसमें केवल एक ही दिशा में धारा बहाई जा सकती है। दिशा में धारा बहाई जा सकती है, बहाई जा सकती है। मतलब इसे बॉल की तरह उपयोग में लाया जा सकता है, वाल की तरह कार्य करता है। मतलब ये एक अर्थात ये एक वाल्व की तरह व्यवहार कर सकता है, व्यवहार या वाल्व की तरह कार्य कर सकता है। ये दो मुख्य रीजन है जिसपे अपना कंट्रोल होता है ना। तो जाहिर सी बात है कि जब इन चीजों का कंट्रोल है तो इससे हम कोई भी चीज बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, क्योंकि हम अपने इच्छा अनुसार उसको हम स्थापित कर सकते हैं। और कुचालक में तो कोई कंट्रोल नहीं था, इसलिए इसका ज्यादा महत्व नहीं था। तो अर्धचालक का जो टेक्नोलॉजी इस समय चल रही है, जो बन रहा है, डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, टेक्नोलॉजी जो नई नई आई है, सब अर्धचालक पे बेस्ड है। ये काम जो है, इसके पहले निर्वातित नलिकाएं जो होती थी, वाल्व होते थे, यानी ट्रायोड वाल्व करते थे, ठीक है ना। यानी कि 1930 के पहले, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए, कहने का मतलब होता था कि सेमीकंडक्टर्स की खोज से पहले, यानी इन मटेरियल के पहले, जब सेमीकंडक्टर्स की खोज नहीं हुई थी या इसके बारे में जानकारी नहीं हुई थी, है ना, तो लिखेंगे इसमें, मतलब कुछ चीजें नोट में लिख सकते हैं या ऐसे ही। तो आज केवल इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। अर्धचालक के पहले इन पदार्थों की खोज से पहले, यानी 1930 से पहले की बात करें, तो इन पदार्थों की खोज से पहले, या इसी में आप लिखते जाए, नोट ना करें, उपयुक्त क्रियाएं जो होती थी, जो ऊपर वाली चीजें हुई थी, इन पदार्थों की खोज से पहले उपरयुक्त, जो हमने ऊपर लिखा, उपयुक्त क्रियाएं जो होती हैं, क्रियाएं निर्वात नलिकाओं द्वारा किया जाता था, निर्वात नलिकाओं द्वारा, यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स द्वारा किया जाता था, जब इन पदार्थों की खोज नहीं हुई थी या सेमीकंडक्टर्स के गुण के बारे में जानकारी नहीं थी। तो यही काम जो अब ये कर रहे हैं, यही काम इसके पहले हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स द्वारा करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स का क्या मतलब होता था कि एक कांच का निर्वातित नलिका होती थी, ठीक है ना, इसमें दो एनोड लगे रहते थे, ठीक, एक फिलामेंट होता था, इसके ऊपर एक एनोड, ये
और ऐसे कैथोड कहते थे। और ये क्या है, इसे हम लोग एनोड कहते थे। ये पॉजिटिव से बैटरी से जुड़ा होता था, इसको हम लोग एनोड कहते थे या इसको प्लेट कहते थे, और इसे कैथोड कहते थे। एक फिलामेंट होता था जो बैटरी के रीढ़ से जुड़ा होता था, है ना ये, और इसे अलग से हीट करते थे, ये हीटिंग। और ये इसके ऊपर एक लेप चढ़ा रहा होता था, इस चीज का लेप जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से एमिट कर दे, तो इसे हम लोग कैथोड कहते थे। तो एक एनोड होता था, एक कैथोड, और बीच में ये निर्वात होता था, इसलिए ये निर्वात नलिकाओं की युक्ति कही जाती है। ठीक है ना। अब इसको ये हीटिंग इफेक्ट है, ये हीट पर ये काम करता था, यानी कि जब इसको हम लोग गर्म करते थे तो इससे ये कैथोड गर्म होकर के यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इमिट होते थे, और ये बैटरी के प्लस से जुड़ा होता था, तो इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव होने के कारण क्या करता था, इसको खींच लेता था। ठीक है, तो जिससे कि पथ पूरा हो जाता था और इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में बहते थे, यानी कि इधर से इधर चलते थे, उधर से इधर नहीं आते थे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन यूनिडायरेक्शनल थे, जैसे उसमें था करंट एक ही डायरेक्शन में जाती थी, तो इसमें भी करंट एक ही डायरेक्शन में जाते थे, ये भी एक बॉल की तरह काम करते थे। इसमें इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल किया जाता था वोल्टेज, यानी परिवर्ती वोल्टेज द्वारा, बैटरी के वोल्टेज द्वारा। इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनों को परिवर्ती विभवांतर या वोल्टेज द्वारा नियंत्रित किया जाता था, नियंत्रित किया जाता था। ठीक है ना। लेकिन इसमें कुछ खामियां थी, खामियां भी, डिसएडवांटेज क्या था अभी हम लिखेंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक दिशा में बहते थे, इसमें भी क्या होता था, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक दिशा कैथोड से एनोड की तरफ कैथोड से एनोड की तरफ चलते थे। मतलब सारा प्रोसेस इस समय जो सेमीकंडक्टर के ऊपर डिपेंड हो रहा है या चल रहा है, उस समय यही काम इससे लिया जाता था। निर्वातित नलिकाओं पर आधारित जो युक्तियां होती थी, इस पे आधारित आपका ट्रांजिस्टर था, है ना। तो इसीलिए उसमें थोड़ा कमियां ये थी कि इस पे इसका नियंत्रण वोल्टेज के ऊपर था, इसको वोल्टेज से नियंत्रित किया जाता था, और ये हीट पर डिपेंड था, इसको हीट करके इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता था। इसमें पावर ज़्यादा लगती थी, इसलिए ज़्यादा वोल्टेज से ऑपरेट होते थे, साइज में बहुत भारी थे। ठीक है ना। इसकी विश्वसनीयता बहुत कम थी, मतलब टिकाऊ नहीं थे, इसकी लाइफ बहुत कम होती थी। ठीक है ना। ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे। पहले के आप टेलीविज़न देखते थे ना, बड़े बड़े होते थे, 200 वोल्ट वोल्टेज होता था विभवांतर, तब जाके चलते थे। उससे कहीं कम हुआ तो उसका पिक्चर ट्यूब जो है टेलीविज़न का वो नहीं चलता था। ठीक है ना। ये ऑपरेट किस पे होते थे, लगभग 200 वोल्ट पे ऑपरेट होते थे। तो बड़ी बड़ी रेडियो भी आती थी। ठीक है ना। तो सारा प्रोसेस तो होता था, लेकिन ये कंज्यूमिंग था, एनर्जी कंज्यूम ज़्यादा होती थी, हीट ज़्यादा करना पड़ता था, इसमें वोल्टेज ज़्यादा लगता था। दूसरी चीज़ ये साइज में बहुत बड़े थे, इसकी विश्वसनीयता उतनी अच्छी नहीं थी, क्लियरिटी अच्छी नहीं थी। ठीक है ना। ठीक। तो अभी इसका डिसएडवांटेज लिखा जाएगा, क्यों इनको हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया उनके आने, उसमें क्या अच्छाइयाँ थी, इसमें क्या खामियां थी। अब इसमें निर्वात क्यों रखा जाता था, निर्वात इसलिए रखा जाता था कि यहाँ पे वैक्यूम किया जाता, नलिकाओं में निर्वात रखा जाता था। क्यों, नलिका को, कांच की जो नलिका होती थी, कांच की नलिका को निर्वात रखना पड़ता था, ये भी एक चीज है। नलिका को निर्वातित रखते थे, निर्वातित रखते थे,
क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे एयर है तो इलेक्ट्रॉन एयर के मॉलिक्यूल से, एटम से क्या है, टकरा करके इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड करेगा एयर मॉलिक्यूल से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वायु के अणु से टकरा कर अपनी एनर्जी लॉस कर देते है ना। अगर निर्वात न रखा जाता तो वायु से टकरा कर अपनी ऊर्जा क्या कर सकते, खो सकते हैं, खो देते यानी ये कैथोड से एनोड तक पहुंच ही नहीं पाते, टकरा कर अपनी ऊर्जा खो देते और कैथोड से एनोड तक नहीं पहुंच पाते, एनोड तक नहीं पहुंच पाते, इसीलिए इसमें निर्वात रखा जाता। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या 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 है। डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है कि क्यों इनको रिप्लेस कर दिया गया, क्यों इनको रिप्लेस कर दिया गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमने बताया कि डिसएडवांटेज क्या, उसको लिख भी लो। ठीक, चलिए तो इसका डिसएडवांटेज, इसमें जो कमियां क्या थी, एक तरह से ड्रॉबैक, कमियां, किसकी कमियां, निर्वात नालिकाओं पे आधारित जो उपकरण थे, युक्तियां थे, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां थी, उसमें कमियां। पहला कि ये साइज में बड़े होते थे, इन पर आधारित युक्तियां, जो निर्वात नालिका पे आधारित युक्तियां, निर्वात नलिका पर आधारित युक्तियां क्या होती थी, युक्तियां साइज में बड़ी होती थी, आकार में बड़ी होती थी, आकार में बड़ी होती थी, यानी आपको यहाँ वहां ले जाने में दिक्कत होती थी, तो आकार में बड़ी होती थी। ठीक है ना। दूसरी चीज है कि इसमें निर्वात स्थापित करना पड़ता था, निर्वात स्थापित करना पड़ता था। तीसरी चीजें ये थी कि ये हाई वोल्टेज पर पे ऑपरेट होती थी, ये उच्च विभवांतर पर चलती थी ये युक्तियां, इनमें पावर कंजम्पशन ज्यादा था, हाई पावर लेते थे। ठीक है ना। इसमें शक्ति हास ज्यादा होता था, इसमें शक्ति हास ज्यादा होता था। और इसका आयु कम होती थी, इनकी आयु, मतलब एक तरह से कहने का मतलब है कि लाइफ कम होती थी, इनकी आयु कम होती थी, और ये कम विश्वसनीय होते थे, कम विश्वसनीय होते थे। तो ये इनमें कमियां थी। हालांकि सारी प्रक्रिया इसी तरह ऑपरेट होती थी जैसा अब के सेमीकंडक्टर्स पे आधारित जो युक्तियां हैं, वही सारा रोल ये भी करते थे टोटल, लेकिन इनमें ये सारी चीजें होती थी, ये कमियां थी। ठीक है ना। तो जब इन कमियों को दूर कर दिया, अर्धचालक पर जो डिपेंड युक्तियां बनी, तो इनको हटा दिया गया। जब हमें कम शक्ति पर, कम वोल्टेज पर ऑपरेट होने वाले उपकरण मिलने लगे, तो हम ये क्यों यूज करेंगे, और लाइफ में भी ज़्यादा है, ज़्यादा विश्वसनीय है, साइज में छोटे हैं,
ठीक है ना। तो जब हमें ये सारी चीजें ये मिलने लगी तो हम इतनी कमियों को लेकर क्यों चलेंगे। तो जैसे जैसे डिस्कवरी होती जाती है हम उसकी कमियां जो होती हैं उसमें सुधार करते जाते हैं और ठीक है ना, नए नए चीज़ों पर डिपेंड जो उपकरण है उनको इस्तेमाल करते जाते हैं। तो पहले इस प्रक्रिया पे डिपेंड थे, अब अर्धचालक पर डिपेंड है। तो अर्धचालक पर डिपेंड जो युक्तियां हैं उनमें ये कमियां नहीं है, इनमें वो कमियां दूर हो गई। ठीक है ना। अब बड़े बड़े पिक्चर ट्यूब होते थे टेलीविजन में जो कैथोड रे कंपनदर्शी पे काम करते थे। कैथोड रे कंपनदर्शी का उपकरण बनाने में ही इतना लंबा जगह लेता था। तो आप देखेंगे कि पहले के टीवी में उसके पीछे जो है इतना जगह रहती थी। टीवी का सामने का स्क्रीन और पीछे उभरा हुआ होता था, तो उसका पिक्चर ट्यूब इतना लंबा होता था। तो वो किरण कंपनदर्शी कैथोड रे किरण कंपनदर्शी पे ऑपरेट होता था। तो वो इसी पर आधारित था, ये निर्वात नलिका पे भी आधारित था। अब उसका स्थान किसने ले लिया है, एलसीडी, एल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है ना, एलसीडी एलईडी ये सब आ गए हैं, लाइट एमिटेड डायोड। ठीक है ना। अब उस चीज का इस्तेमाल अब हम लोग एलसीडी एलईडी पे कर रहे हैं। अब देख रहे हैं टीवियां पतली से आ गई क्योंकि अब उसमें ये जो कैथोड रे कंपनदर्शी पर पिक्चर ट्यूब आधारित था वो उसको हटा दिया गया। तो अब हम चलते हैं कि उस चीज पर जो इन चीजों को हटा करके जो अर्धचालक पर बनी हुई युक्तियां आई उनमें अच्छाइयां क्या थी। ठीक है। तो करीब करीब 1930 के आसपास, करीब 1930 के आसपास ना, यानी 1930 आपका ट्रांजिस्टर की खोज 1948 में हुई थी। तो क्या हुआ कि जो ठोस अवस्था के ठोस अर्धचालक की खोज हुई करीब 1930 के आसपास। ठोस अवस्था के अर्धचालक की खोज हुई। ठीक है ना। कितने की, करीब 1930 के आसपास ठोस अवस्था अर्धचालक की खोज हुई, यानी खोजे गए, जिसमें क्या है कि जो चार्ज कैरियर होते थे जिसको हम होल और इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है ना। तो चालक की अर्धचालक की खोज हुई जिसमें आवेश वाहक जो है आवेश वाहक, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, तो आप तक अभी जानते थे आवेश वाहक का काम इलेक्ट्रॉन करता था, लेकिन अभी आएगा होल। होल का कॉन्सेप्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आवेश वाहक मतलब इलेक्ट्रॉन या होल दोनों होते हैं। ठीक है ना। उनको, हाँ एक चीज है कि इसमें हीट भी ज्यादा आवश्यकता होती थी, कैथोड को गर्म करने के लिए हीट ज्यादा लगती थी। तो जिसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और होल को वैरिड कराने के लिए कम तीव्रता की हीट, लाइट या वोल्टेज की जरूरत होती है। आवेश वाहक को चलाने के लिए कम तीव्रता की हीट मतलब ऊष्मा कह सकते हैं, ऊष्मा, प्रकाश व वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तेज की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अब हम इसको एडवांटेज यानी अर्धचालक युक्ति के लाभ क्या होते हैं, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इसके लाभ, इसी का ठीक विपरीत होता है कि अर्धचालक पर आधारित युक्तियों का लाभ से लाभ क्या है। ठीक है। चलिए अब हम लिखेंगे कि अर्धचालक पर आधारित युक्तियों का से लाभ। ये सब आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है।
तो अर्धचालक पर आधारित युक्तियों से लाभ। पहली बात है कि ये साइज में छोटी होती है, स्मॉल इन साइज। क्या है कि आकार में छोटी होती है, ठीक। ठीक है ना। इसमें दूसरी चीज है कि हीटिंग की आवश्यकता नहीं होती और वैक्यूम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ऊष्मा व निर्वात की आवश्यकता नहीं होती, है, ठीक। तीसरी चीज, कम वोल्टेज कम शक्ति पर ऑपरेट होती है, ठीक है ना। यानी कि ये कम वोल्टेज पर ही कार्य करती हैं। इनमें शक्ति ह्रास कम होता है, इनमें शक्ति ह्रास कम होता है, मतलब ऊर्जा क्षय नहीं होता है। 100 वाट का बल्ब है ना, और एक आ गया 7 वाट का एलईडी। यानी पहले 100 वाट का बल्ब जलाते थे, है ना। 100 वाट का मतलब होता है 1 सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा, ठीक है। अब उसी का स्थान एलईडी ले लिया है, ठीक है ना। 7 वाट की एलईडी होती है, मतलब उतना ही प्रकाश देंगे लेकिन ऊर्जा क्षय बहुत ही कम होगा। पर सेकेंड 7 जूल ऊर्जा क्षय हुई, उतना ही प्रकाश मिला हमको, तो शक्ति ह्रास कम होता है। इसकी लाइफ ज्यादा होती है, विश्वसनीय, ये अधिक विश्वसनीय होते हैं, और इनकी आयु लंबी होती है। इनकी आयु क्या होती है? लंबी होती है। इनकी आयु क्या होती है? लंबी होती है, ठीक। तो अभी हमने यहाँ पढ़ा अर्धचालक, चैप्टर ही है हमारा 14वां अर्धचालक। इसमें नाम है इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ, ठीक है। जिसमें हम अर्धचालक से शुरू करेंगे। सेमीकंडक्टर के हमने सिंपल डिफिनेशन दिया, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है, ठीक। फिर हमने देखा यहाँ पे कि क्या नाम है कि अर्धचालक का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्यों अर्धचालक इतना महत्वपूर्ण है। तो अर्धचालक इसलिए इतना महत्वपूर्ण हुआ क्योंकि अर्धचालक में जो कंडक्टिविटी है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें हम जितना चाहें उतनी ही करंट बहा सकते हैं। दूसरी बात, केवल एक ही दिशा में बहा सकते हैं। जब अर्धचालक की खोज नहीं हुई थी, डिस्कवरी, तो यही काम निर्वात नलिकाएं करती थी, ठीक है ना। आपने इसको पढ़ा तो नहीं है, सिलेबस से हट गया हो सकता है, 11th में है। डायोड बाल्ब, ट्रायोड बाल्ब, पेंटोड, टेट्रोड, है ना। इसमें डायोड का मतलब होता है जिसमें 2 पैरामीटर होते हैं, ट्रायोड का मतलब 3 होते हैं, टेट्रोड का मतलब 4, पेंटोड का मतलब 5 पैरामीटर होते हैं। तो वही काम वो भी करते थे कि अपनी इच्छा अनुसार आप करंट बहा सकते थे और यूनिडायरेक्शन होते थे। लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। कमियां हमने देखा था कि साइज में बड़े होते थे। दूसरी चीज, उम्र छोटी होती थी, जल्दी खराब होते थे, ज्यादा वोल्टेज पे काम करते थे, ज्यादा पावर लेते थे, विश्वसनीयता कम थी उनकी, ठीक है ना। उनको हीट करना पड़ता था। दूसरी चीज, नलिकाओं में निर्वात रखना पड़ता था। जाहिर सी बात है, कंप्लीट निर्वात तो होता नहीं है, तो धीरे धीरे उनकी लाइफ भी बहुत कम होती थी, ठीक। निर्वात क्यों रखा जाता था वो बताए, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन कोलाइड करके अपनी एनर्जी खो देंगे, तो वो कैथोड से एनोड तक पहुंचाने में ज़्यादा एनर्जी लेंगे, ठीक है ना। तो एनर्जी कंजम्पशन उसमें ज़्यादा था। तो ये कमियां थी।
फिर जब 1930 के आसपास अर्धचालक पदार्थ मटेरियल की जब खोज हुई, तो वो उसको उपयोग में लाया गया और इनको रिप्लेस कर दिया गया, और देखा गया कि इनमें इसके अपोजिट खूबियां थी कि इनसे जो उपकरण बने वो आकार में छोटे थे, इनको हिट करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ निर्वात उत्पन्न करने की ज़रूरत नहीं, कम वोल्टेज पर ही काम करते थे, 100 के नीचे वोल्टेज हो 90-80 तब भी ऑपरेट होते हैं, शक्ति ह्रास नहीं होता, बहुत कम होता, विश्वसनीय है, आयु लंबी होती है। जैसे आप एक एलईडी खरीदिए तो उसके 2-2 साल की गारंटियाँ मिलती हैं। CFL पहले था तो उसमें साल भर की गारंटी मिलती है कि आप इतना चलेगा, तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है। साइज में छोटे छोटे होते हैं। तो आज के जितने भी उपकरण हैं, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, एलईडी टीवी, सब में अर्धचालक युक्ति लगी हुई है, ठीक है ना। तो हम कुछ अर्धचालक पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे, एक तो धात्विक रूप में, दूसरा जो है इनऑर्गेनिक रूप में और कार्बनिक रूप में। फिर हम थोड़ा सा डिफरेंस जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया कि चालकता और प्रतिरोधकता के आधार पे चालक, अर्धचालक और कुचालक में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में जो है कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं। तो यानी कि अर्धचालकों का वर्गीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं, अर्धचालक पदार्थों का वर्गीकरण। ये अभी इंट्रोडक्शन था, ये सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी बुक में हैं, आप उसको पढ़िएगा। तो पहला होता है धात्विक अर्धचालक, जिसको हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, जिसके बारे में ही हमको डिटेल में पढ़ना है, यानी कि धात्विक अर्धचालक। तो धात्विक अर्धचालक में हमें सिलिकॉन और जर्मेनियम मिलते हैं, इन्हीं दो चीज़ों के बारे में हमको डिटेल में अध्ययन करना है। दूसरी चीज़ें हमें ये हो सकता है कि जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, मतलब यौगिक के रूप में। तो दूसरी चीज़ है कि यौगिक अर्धचालक। तो यौगिक अर्धचालक में आएगा जिसमें एक तरह से इसको 1 बना लीजिए, इसको 2, जिसमें आपको अकार्बनिक यौगिक जो होंगे अर्धचालक में, उसके उदाहरण जो होते हैं, इनऑर्गेनिक होता है, कैडमियम सल्फाइड है, ठीक है ना, गैलियम आर्सेनाइड है, और आपका कैडमियम सेलेनियम है, और आपका जो इंडियम फास्फाइड है। ये इनऑर्गेनिक यौगिक हैं अर्धचालक के, ठीक है ना। उसी तरह से कार्बनिक में अगर आप देखें, कार्बनिक अर्धचालक, तो कार्बन के रूप में अर्धचालक हैं, एंथ्रासीन है, कुछ पॉलीमर्स हैं, ठीक है ना। थैलोसियानीस दिया हुआ आपके किताब में, थैलोसियानीस हैं, और कुछ कार्बनिक बहुलक हैं, जैसे पाइरोल है। तीसरा है कि कुछ कार्बनिक बहुलक है, कार्बनिक बहुलक, कुछ उदाहरण है कार्बनिक बहुलक में, जैसे आपको है पाइरोल है, पॉलीमर्स जिसको कहते हैं, पाइरोल मतलब पॉली लगा रहेगा, पॉलीमर्स जिसको कहते हैं, पॉलीएनिलीन है, एनिलीन है, पॉलीथायोफीन है ना, पॉलीथायोफीन, ये पॉलीमर्स हैं, कार्बनिक बहुलक मतलब पॉलीमर्स हैं। कार्बनिक अर्धचालक में एंथ्रासीन, थैलोसियानीस। अकार्बनिक यौगिक अर्धचालक में है सीरियस, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड ज़्यादा होगा, कैडमियम सेलेनियम है,
सेलेनाइड कह सकते हैं या इंडियम फॉस्फाइड कह सकते हैं। लेकिन हमको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है जो धात्विक अर्धचालक हैं एलिमेंटल, वो सिलिकॉन जर्मेनियम के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो हम अपनी जो वो रखेंगे, सेंटर में रखेंगे, वो सेलेनियम जर्मेनियम अर्धचालक को लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये उनका वर्गीकरण था। अब हम एक आखिरी चीज पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंस। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी मतलब चालकता और प्रतिरोधकता के आधार पर ये चालक अर्धचालक कुलचालक में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हेडिंग है कि प्रतिरोधकता तथा चालकता के आधार पर चालक, अर्धचालक तथा कुचालक में अंतर। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक टॉपिक रहेगा कि ऊर्जा बैंड है ना, एनर्जी बैंड्स के आधार पर कैसे तीनों में डिफरेंस है, में अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए पदार्थ, यहाँ पे लिख लीजिए प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग रो से दिखाते हैं, और यहाँ पे लिख लीजिए चालकता, जिसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा बराबर 1/रो होता है। इसका मात्रक महो पर मीटर होता है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक, तो पहले चालक का रहेगा, फिर अर्धचालक किताब में दिया हुआ, और इसके बाद कुचालक, इंसुलेटर, कुचालक। ठीक, तो इसमें आपने देखा कि चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत कम होती है, 10⁻² से 10⁻8 ओम मीटर होती है, यानी बहुत ही कम होती है। और चालक की बात करें तो ये 10⁻5 से 10⁻6 ओम मीटर होती है। ठीक है, और वहीं कुचालक की होती है, प्लस में होती है, 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर, मतलब बहुत ज्यादा होती है। इसकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कुचालक। अर्धचालक की -10⁻5 से लेकर के 10⁻6 तक ओम मीटर तक होती है, और इसकी बहुत ही कम होती है, -2 से -8, यानी ये और भी कम है। ठीक है ना, वहीं चालकता ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये 10⁻2 से 10⁻8 महो को साइमन से प्रदर्शित करते हैं, तो ये महो पर मीटर कहते हैं, और इसकी हो जाएगी 10⁵ से 10⁻6, माइनस का प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगी, नहीं ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, हाँ, महो पर मीटर, और इसका हो जाएगा 10⁻11 से 10⁻19 महो पर मीटर। ठीक है ना, तो कुचालक की चालकता जो होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है ना, अर्धचालक की बीच में पड़ती है, और सबसे ज्यादा चालक की होती है। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है प्रतिरोधकता की और चालकता की। ठीक है, इसके आधार पे, यानी कि इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम, चालकता बहुत ज्यादा। इसकी प्रतिरोधकता थोड़ा सा इससे ज्यादा होती है,
तो इस हिसाब से चालकता भी थोड़ी ज़्यादा होती है इसके मुकाबले। इसकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है ना। तो इसीलिए कुचालक होता है, यानी चालकता बहुत ही कम होती है। ठीक, तो इस वैल्यू के आधार पर इनमें तीनों में अंतर। कुचालक बहुत ही रेजिस्टिविटी होती है और चालक की सबसे कम होती है और चालक के बीच में होती है। कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा चालक की होती है और सबसे अधिक कम जो होती है कुचालक होती है और चालक के बीच में पड़ती है। तो ये एक कंपेरेबल है, मतलब अंतर है तीनों में प्रतिरोधकता और चालकता को लेकर। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालक, कुचालक और एक तरह से अर्धचालक, कुचालक और चालक में डिफरेंस ऊर्जा बैंड के आधार पे पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंस होता है। उसी आधार पे हम चालन बैंड पढ़ेंगे, संयोजकता बैंड पढ़ेंगे। उसमें हम चालन इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं उसको पढ़ेंगे। ऊर्जा अंतराल किसको कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल किसको कहते हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा डिटेल में उसको समझने की कोशिश करेंगे और छोटी छोटी डिफिनेशन को हम लिखेंगे। उसको पढ़ने के बाद, एक वीडियो पढ़ने के बाद फिर तब हम आएंगे अर्धचालक की निज अर्धचालक क्या होता है ना, प्योर, अनप्योर और इम्प्योर अर्धचालक, प्योर अर्धचालक, उसकी चालकता कैसे बढ़ाई जाती है, सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का एक वीडियो लेक्चर इसलिए हमने इसको बता दिया क्योंकि उसमें अगर हम इसको जोड़ते तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाता। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने अर्धचालक का एक सिंपल डिफिनीशन देखा, अर्धचालक का महत्व देखा कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है और अर्धचालक वाला काम कौन करता था पहले 1930 के पहले, उनको क्यों हटा दिया गया। ठीक है, फिर हमने अलग अलग अर्धचालक का वर्गीकरण देखा, कार्बनिक रूप में, अकार्बनिक रूप में, तत्व के रूप में। पहले जो है तत्व के रूप में ही उपयोग होता था सिलिकॉन और जर्मेनियम, लेकिन अब जो कार्बनिक पॉलीमर्स हैं और जो अकार्बनिक वो अर्धचालक हैं उनका भी बहुत अधिक मात्रा में अब उपयोग किया जा रहा है, यानी कि उनसे भी सुधरी हुई टेक्नोलॉजी उनके आधार पर बनाई जा रही है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को जो है आप किताब में भी दिया हुआ, आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, थोड़ा सा यानी कि पीछे की चीज़ों का एक थोड़ा सा ब्रीफ लेक्चर था। ठीक है, अब हम लोग आगे थोड़ा सा इसका ऊर्जा बैंड क्या होता है, ठोसों में ऊर्जा बैंड कैसे बनते हैं, ऊर्जा बैंड के आधार पे हम इनमें डिफरेंस पढ़ेंगे। फिर चलेंगे कि निज अर्धचालक क्या होता है, मतलब शुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, बाकी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब शुरू का चीज़ थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा तो आगे एकदम स्पष्ट हो जाएगा। फिर आगे वही हम लोग होल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम अभी समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।